Good morning student, welcome to our channel घर पे शिक्षा. Today in this video we will discuss the topic of class 10 science carbon and its compound. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन से रिलेटेड है. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन होता किस तरीके का है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है. अगर हम कहीं बाहर ना जाएं, अपने घर में ही देखें, अपनी किचन में ही देखें, तो जो शुगर है अगर उसको हम एक पैन में गर्म करते हैं तो देखते हैं उसका कलर चेंज होने लगता है. धीरे धीरे वो रंग बदलने लगती है. पहले वो ब्राउन कलर की होती है, उसके बाद वो एकदम ब्लैक कलर की होने लगती है. तो ये जो शुगर का ब्लैक कलर हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? कार्बन की वजह से, यानी कि उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है. लकड़ी है, लकड़ी को हमने जलाया तो वो भी ब्लैक कलर की होने लगती है. तो वो उसमें भी क्या है? कार्बन. देखा जाए तो हमें कार्बन हर जगह मिलेगा. क्यों? क्योंकि जो कार्बन का जो नेचर है वो इतना वर्सेटाइल है कि वो आपको हर जगह मिलेगा. और अभी इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो कंबाइन करेगा और किस वजह से उसका जो ये नेचर है वो इतना वर्सेटाइल है. तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें टॉपिक्स के बारे में पता होगा तभी हम उसको आगे उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये एक लिस्ट है आपके टॉपिक्स की, जिसमें सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड. अब आप सोचेंगे कि ये हमारा केमिस्ट्री है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? तो जिस तरीके से अभी आपकी 10th में जो साइंस है वो डिवाइड है 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसी तरीके से जैसे जैसे जब आप आगे बढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, तो जो आपकी केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी. एक होगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आपकी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. तो ये जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस केमिस्ट्री में सिर्फ आप कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ोगे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बन का नेचर है वो इतना वर्सेटाइल है कि उसके लिए हमने एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के लिए ही बनाई गई है. इसके बाद आपको टॉपिक आएगा इंट्रोडक्शन टू कार्बन. कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या उसकी वैलेंसी होती है, पीरियोडिक टेबल में क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसका ग्रुप है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या उसकी वैलेंसी है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कार्बन किन स्टेट्स में पाया जाता है. फ्री स्टेट है तो कार्बन 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 की ही उसमें बॉन्डिंग होगी, तो उसमें उसकी कौन कौन से मतलब कितने उसमें उसके कितने रूप मिले हैं. और कंबाइंड स्टेट है तो वो किस तरीके से कंबाइन करके कौन कौन से नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा. इसके बाद आता है आपका हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन. अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हाइड्रो हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन. जब हाइड्रोजन और कार्बन की शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की इनमें, तो वो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा. और जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये भी आपके दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं आपके अनसैचुरेटेड. ठीक है. दो तरह के आपके इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी. ठीक है. लास्ट में आपका आता है फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप इसमें जब आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ लोगे तो तब आपको पता चलेगा. मैं आपको बताऊंगी कि जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और कोई अदर फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ता है तो किस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर होगा, क्या उसका प्रीफिक्स और क्या सफिक्स रखा जाएगा. ठीक है. और मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए सारे फंक्शनल ग्रुप की एक साथ वीडियो ना देके, एक ही वीडियो ना बना के, हर फंक्शनल ग्रुप की मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊं. ठीक है बच्चों. लास्ट में आपका आएगा जो टॉपिक है वो है सोप एंड डिटर्जेंट. ठीक है. हम पढ़ेंगे सोप और डिटर्जेंट के बारे में. ठीक है. तो ये आपकी लिस्ट थी. अब इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना शुरू करते हैं. तो अब हम आ जाते हैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है
कि केमिस्ट्री आपके 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम क्या कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। कार्बन जब दूसरी चीज़ों से रिएक्ट करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, तो कौन कौन से कंपाउंड्स वो नए बनाएगा, वो हम किस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस वो जो सिर्फ डील ही सिर्फ कार्बन और उनके कंपाउंड्स के लिए ही करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कार्बन का पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है, उसका सिंबल क्या है, किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है वो, और क्या उसका ग्रुप और क्या उसका पीरियड है। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं कि कार्बन का सिंबल क्या होता है। कार्बन का सिंबल होता है सी। हर जगह हम कहीं पे भी जब आप केमिस्ट्री में लिखोगे तो पूरा पूरा कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी सी है तो उसका मतलब समझ जाना वो क्या है, आपका कार्बन है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 6। एटॉमिक नंबर का मतलब कि इसका जो पीरियोडिक टेबल में जो इसको पोजीशन दी गई है वो 6 नंबर पे दी गई है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आ जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2 और 4, कि किस तरीके से के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में आपके इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हमने 2 ही क्यों रखे और यहाँ हमने 4 क्यों रखे, यहाँ हमने 1 क्यों नहीं रखा, यहाँ हमने 5 क्यों नहीं रखा। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी सिंपल सा एक फॉर्मूला है 2n² इस पे डिपेंड करता है। और इसमें जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा आता है 2, जब हम n की वैल्यू 2 लिखते हैं तो हमारा आता है 8। यानी कि के शेल में जो न्यूक्लियस है इसके जब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, तो जो के शेल है उसमें कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जो एल शेल है उसमें कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन इसमें 8 नहीं है, इसमें कितने हैं, इसमें हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 6 है। तो 2 तो इसकी के शेल में हो गए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसकी के शेल में कर दिए और जो बाकी बचे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन वो हमने इसकी एल शेल में कर दिए। ठीक है, अब क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 4 है, यानी कि के और एल शेल आ रही हैं, यानी कि 2 शेल्स आ रही हैं, तो जो इसका हम पीरियड है वो भी हम क्या कहेंगे, ये सेकेंड पीरियड का मेंबर है। ठीक है बच्चों, और अगर हम देखें कि जो इसका लास्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसमें अगर हम 10 ऐड कर दें तो यानी कि ये बन गया 14। तो ये कौन से ग्रुप का मेंबर हो गया, 14 ग्रुप का। पीरियड इसका हो गया सेकेंड और ग्रुप हो गया इसका 14। ठीक है, अब हम आते हैं कार्बन की वैलेंसी पे कि किस तरह कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और किस तरीके से वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और किस तरीके से वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके किसी का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अगर हम कार्बन में क्या है, कार्बन में जो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 और 4। तो जो वैलेंसी है वो डिपेंड करती है लास्ट वाली शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर लास्ट वाली शेल में आपके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेटा इसमें क्या होता है बच्चों कि ये क्या करेंगे, इनकी जो वैलेंसी होगी वो +1 +2 +3 होगी। क्योंकि किसी से, अब जैसे ये +1 है और जो लास्ट वाली शेल में मैंने आपको क्या बताया कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो किसी से इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय किसी को इसका 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो हमारी एनर्जी कम खर्च होगी। ठीक है, एनर्जी उसमें कम लगेगी। 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि 8 इलेक्ट्रॉन को, 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी में से निकाल के किसी और को देना आसान है। अब आप एग्जाम्पल समझिए, एक रूम में एक मेंबर रह रहा है और एक रूम में 7 मेंबर रह रहे हैं, तो आपके लिए क्या इजी रहेगा, उस एक मेंबर को जैसे 7 मेंबर्स रह रहे हैं उस रूम में शिफ्ट करना इजी रहेगा, या फिर उन 7 मेंबर्स को जहां एक मेंबर रह रहा है उसमें शिफ्ट करना इजी रहेगा। जाहिर सी बात है जहां एक मेंबर रह रहा है उसको शिफ्ट करना आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो यही आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे डिपेंड करता है, यही बात कि जहां कम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दे दो ताकि उससे जो पहली वाली शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बजाय उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की बजाय। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी और कम इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी। ठीक है, लेकिन जब किसी की लास्ट शेल में 5
7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इनको क्या करेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम इसे 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इसको 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो इनकी वैलेंसी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो बात ये समझ में आती है कि अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो हमारी वैलेंसी होगी ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हमारी जो वैलेंसी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अब बात आती है जिसके ऑक्टेट जो लास्ट वाली शेल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। जैसे कि हमारा कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन देने में भी बराबर एनर्जी यूज होगी जितनी हम 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे। तो कार्बन क्या करता है कि वो सिर्फ देता नहीं है, वो क्या करेगा, लेगा भी और देगा भी, यानी कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया आपको कि जो कार्बन है वो इतना अपने नेचर में वर्सेटाइल है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, इसने दे दिया और अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसने बढ़ा लिया अपने 4 की जगह अपना। इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा भी तो इसके पास 5 हो जाएंगे। इधर से आया, इधर से 1 ले लिया, इसको 1 दे दिया तो 6 हो गए। इस तरीके से अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लेगा और अपना थोड़ा सा असर भी उस कंपाउंड में वो छोड़ जाता है। ठीक है, जो कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन की वो थोड़ा उसमें दूसरे कंपाउंड में छोड़ देगा। इसीलिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के लिए ही बनाई गई है। तो इसमें क्या है, ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना सिर्फ ले रहा है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो +-4 होगी, और इसी वैलेंसी की वजह से इसको क्या हम कहते हैं, टेट्रावैलेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, इसे टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स की ये जो शेयरिंग होती है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होगी इसको हम क्या कहेंगे, कौन से बॉन्ड बनाएगा ये, कोवैलेंट बॉन्ड। जो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ये क्या कहलाते हैं आपके, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ वैलेंसीज की 4 है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, टेट्रावैलेंट। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम कि कार्बन किस तरीके से पाया जाता है। तो एक है कार्बन आपका फ्री स्टेट में पाया जाएगा। जो कार्बन आपको मिलेगा वो 2 तरीके से मिलेगा, या तो सिर्फ कार्बन ही कार्बन मिलेगा फ्री स्टेट में। ठीक है, फ्री स्टेट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो चारों तरफ से कहाँ, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही होगी, कोई और कोई और फंक्शनल ग्रुप आके इसमें ऐड नहीं होगा, हाइड्रोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड कुछ नहीं ऐड होगा, सिर्फ कार्बन कार्बन में ही इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो हम क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट में। और फ्री स्टेट में जो आपके कार्बन है वो 3 रूपों में मिलते हैं। ठीक है, एक आपका डायमंड है, एक आपका ग्रेफाइट है, एक है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद आता है आपका कार्बन कंबाइंड स्टेट में, कि कार्बन कंबाइंड स्टेट में किस तरीके से मिलता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन कार्बन में तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन इसके चारों तरफ या तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, या फिर जैसे अभी मैं आपको आगे फंक्शनल ग्रुप बताऊंगी, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी चीजों से रिएक्ट होके इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये कार्बन मिला आपका कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में क्या है, सिर्फ कार्बन कार्बन की शेयरिंग है, कार्बन कार्बन में ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। कंबाइंड स्टेट में क्या है, वो अदर थिंग से कंबाइंड होके अपना एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंबाइंड स्टेट। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय।